आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिविल सर्विसेज में अरबी और फारसी की दोबारा शमूलियत का इम्कान। जफर तरीसवाला ने दिल्ली में मुस्लिम नुमाइंदों को दिलाया यकीन। ETV की खबर का असर, कानपुर में उर्दू की निसाबी किताबों में गलतियों की हुई तस्वीर और वक्त पर किताबें फराहम। मालेगांव बम धमाके की नई बरसी, बेकसूर नौजवानों को रिहा करने और असली खात्मे को गिरफ्तार करने का मुतालबा। और महाराष्ट्र काबीना में मराठा रिजर्वेशन की तजवीज पेश, अक़लियतों को भी रिजर्वेशन फराहम करने के लिए हुकूमत का गौर, अक़लियती वज़ीर का बयान। और अब खास बात की तफसील। अरबी फारसी की दोबारा सिविल सर्विसेज इम्तहानात में शमूलियत की उम्मीद एक बार फिर नजर आ रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मुस्लिम ताजिर जफर तरीसवाला ने यकीन दिलाया है कि मोदी सरकार अरबी फारसी की सिविल सर्विसेज इम्तहानात में शमूलियत के हक में है। जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया की जानिब से जफर सुरेशवाला के साथ तबादला ख्याल पर मबनी प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी से लेकर तालीम और तरक्की के मौजूद उठाए और जफर सुरेशवाला के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत के तई अक़लियतों में मौजूद तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर जफर सुरेशवाला ने यकीन दहानी कराई कि मोदी हुकूमत अक़लियतों को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि अरबी फारसी के सिविल सर्विसेज से अखराज को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नापसंद करते हैं। वो तो बिल्कुल, वो तो मोदी साहब ने खुद कहा, यही आपका ग्रुप मिला था मोदी साहब को, तो मोदी साहब हैरान हो गए, बोलते थे कि कमाल है, हिंदुस्तान का 58% ट्रेड उन मुल्कों के साथ होता है जहां पर अरबी और फारसी बोली जाती है, तो हमें तो ऐसे अफसरों की जरूरत है कि जो फारसी और अरबी जानते हों, और ये हुकूमत कैसी बेवकूफी का काम करती है। और मोदी साहब को फिर से हम अप्रोच करेंगे इस मामले में। सुरेशवाला के सामने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी के लिए रिजर्वेशन से लेकर दफा 341 के मौजूद भी ज़ेर बहस आए। मुसलमानों के वोटों के मौजूदा इलेक्शन में गैर मौसर होने का मुद्दा भी उठा, जिस पर जफर सुरेशवाला ने मिली तंजीमों को आड़े हाथों लेकर शदीद तनकीद की। मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए सबसे जरूरी हम लोगों की राय ये है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके खिलाफ भेदभाव ना हो और उनका जो हक बनता है कानूनी तौर पे वो मिले, उसकी कोशिश की जाएगी। जैसे अभी सोशल सेक्टर में जो खर्चा हो रहा 3 लाख करोड़ का, उसमें मनरेगा है, इंदिरा आवास है, हेल्थ का है, एजुकेशन का, उसमें उनको बिना किसी भेदभाव के उनका हिस्सा मिले। मानो कि जो मोदी ने कहा, मोदी साहब ने कहा कि मुसलमानों का प्रॉब्लम ये हुआ इस मुल्क में कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, अवसर, यानी मोदी ने ये कहा कि मुसलमान को अवसर ही नहीं मिला, तो बोले मैं कोशिश करूंगा कि मुसलमान को अपॉर्चुनिटी मिले टू परफॉर्म, टू एक्सेल। दूसरा, आई विल सी टू इट कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। मैं समझता हूं अगर यही 2 चीज हो जाए तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मरकजी मुलाजिमतों के लिए होने वाले सिविल सर्विसेज इम्तिहान में मुसलमानों की कामयाबी का तनासुब 30 से 35 उम्मीदवारों की सूरत में 3 से 3.5% ही महदूद होकर रह गया है। इस साल अरबी फारसी के अखराज से यह खदशा जोर पकड़ रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब मजीद कम होगा, क्योंकि अरबी फारसी के मज़ामीन लेने वाले उम्मीदवार उमूमन मुसलमान हुआ करते हैं। ऐसी सूरत में जफर सुरेशवाला की यकीन दहानी उम्मीद की किरण बनकर आई है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। ETV ने जनवरी में उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की किताबों में पाई जाने वाली फाश गलतियों पर खबर दिखाई थी। ETV ने यह भी दिखाया था कि रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू किताबें फराहम ही नहीं की जा रही हैं। रियासती हुकूमत ने ETV की खबर का नोटिस लेते हुए न सिर्फ उर्दू की तमाम दरसी किताबों में पाई जाने वाली गलतियों को दूर कर लिया है, बल्कि तालीमी सेशन शुरू होने से पहले ही उर्दू की किताबों की तकसीम भी शुरू कर दी है। पेश है कानपुर से मुश्ताक आमिर की यह खास रिपोर्ट। यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन यहाँ उर्दू हमेशा से ही इम्तियाजी सुलूक का शिकार होती रही है। यहाँ प्राइमरी दर्जे में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की किताबों में फाश गलतियां पाई गई थी। इनमें इल्मी की गलतियों के साथ साथ तारीखी हकायक और आदाब शुमार की फाश गलतियां भी मौजूद थी। ETV ने इन गलतियों से मुताल्लिक खबरें नश्र करते हुए इस जानिब हुकूमत की तवज्जो मबसूत करवाई थी। इस बार रियासती हुकूमत ने न सिर्फ उर्दू की दरसी किताबों में पाई जाने वाली इन गलतियों को दुरुस्त किया, बल्कि तालीमी सेशन शुरू होने से पहले ही उर्दू किताबें तालीमी मराकज़ पर भेज दी गई है।
नहीं, लास्ट ईयर की जो गलतियां थी इस बार जो है एकदम सुधार कर ली गई है। इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि चाचा नेहरू प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स लखनऊ केवल एक ही पब्लिशर्स को छापने के लिए सारी कक्षा की उर्दू की पुस्तकों को दिया है। इसलिए समय से सारी उर्दू की पुस्तकें आ गई हैं, उनके नमूने भी आ गए हैं और समय से वितरित कर दिए जाएंगे। ईटीवी की खबर के इस असर पर उर्दूदान तबका काफी खुश है। उर्दू दर्स व तदरीस से वाबस्ता अफराद ने इसके लिए ईटीवी का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है कि जुलाई से पहले सारी किताबें आ गई हैं और इसमें जहां उर्दू यूनियन की कोशिशों का नतीजा, उसमें ईटीवी के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने पिछले साल मुसलसल तहरीक चलाई कि किताबें वक्त से आए और दरसी किताबों में कोई गलतियां न हो। इसके लिए जहां हमारी कोशिश में कामयाबी हासिल की, वहां ईटीवी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी इस तहरीक में सारा बसाना और हमारी बात को हुकूमत उत्तर प्रदेश तक पहुंचाई और आज दरसी किताबें जून माह में ही आ गई है। मैं उर्दू टीचर एसोसिएशन ने 2-3 साल से लगातार कोशिश कर रहा है और अब 2 साल बाद उर्दू किताबें आ गई हैं और कुछ उसमें अशुद्धियां भी हैं और अब हमको लगता है कि ये सिलसिला ठीक ठाक रहेगा और ईटीवी उर्दू ने भी हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई, शासन तक। ईटीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। वहीं दूसरी जानिब तहक़ीक़ तालीम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वो इस बार पूरी रियासत में उर्दू किताबों के ताल्लुक से पाई जाने वाली शिकायतों को दूर कर देंगे। ईटीवी न्यूज कानपुर। आज मालेगांव कब्रिस्तान बम धमाके की 9वीं बरसी है। इस मौके पर मालेगांव की कुल जमाती तंजीम ने कब्रिस्तान के अहाते में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया। इस मौके पर बम धमाके में शहीद होने वाले अफराद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। कुल जमाती तंजीम ने इस बम धमाके में मुल्जिम बनाए गए बेकसूर नौजवानों को बरी करने और इस मामले में जल्द अज जल्द अदालत में अपना जवाब दाखिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कुल जमाती तंजीम ने इस मामले के असल मुजरिमीन को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि 8 सितंबर सन 2006 को शब बरात के दिन जुमा की नमाज के फौरन बाद मालेगांव कब्रिस्तान के अहाते में बम धमाका हुआ था, जिसमें 35 अफराद हलाक और 125 से जायद जख्मी हो गए थे। इस मौके पर मकामी पुलिस अफसरान के जरिए रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना करते हुए एहतजाज भी दर्ज कराया गया। एलटीसी सरकारी सफर फंड लीव ट्रैवल कंसेशन मामले में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई ने सरकार की जानिब से अराकीन पार्लियामेंट को मिलने वाले एलटीसी के गलत इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आज सुबह 9 बजे के करीब सीबीआई टीम दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर पहुंची और छानबीन की। ये छापा दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहा। मौलाना महमूद मदनी के करीबी नियाज अहमद फारूकी के दफ्तर पर भी सीबीआई ने छानबीन की। मौलाना महमूद मदनी दिल्ली से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि नियाज अहमद फारूकी ने किसी भी तरह की मालूमात देने से इनकार किया है। दूसरी जानिब जमीयत के दीगर ओहदेदारान मालूमात न होने को बुनियाद बनाकर खामोश हैं। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि कुछ लोग बीजेपी और मुसलमानों के माबैन दूरी पैदा करने के लिए गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी ने अपने मौक़िफ़ और नजरिए की तर्जुमानी पहले ही कर दी है, जिसके मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों और पसमानदा तबकात के हुकूक अदा किए जाएंगे। लखनऊ में ईटीवी से बात करते हुए लक्ष्मीकांत ने वाज़ेह किया कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को साथ लेकर ही मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखे जा सकते हैं और इस हवाले से भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न क्षेत्रों में जो नीतियां हैं उसको उन्होंने जनता के सामने रखा है कि सबका साथ सबका विकास के नारा जो भाजपा ने दिया था उसमें किसी जाति धर्म पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उसी प्रकार उन्होंने उनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी स्तर के अनुकूल बनाने की बात कही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए जो उनकी आवश्यकता है उनका काम करने के लिए निर्णय भाजपा ने लिया है।
معروف عالم دین مولانا سید سلمان ندوی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی سب سے زیادہ بڑی مجرم پارٹی ہے اور اس کا اقتدار سے بے دخل ہونا ضروری تھا۔ مولانا سید سلمان ندوی نے کہا کہ اب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت پر انگلی اٹھانے سے پہلے حکومت کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی نے کہا کہ بی جے پی کے انتخابی منشور میں موجودہ متنازع وعدوں سے مسلمانوں کو قطعی طور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے ان خیالات کا اظہار بنگلورو میں منعقدہ اجلاس میں کیا۔ سہمے ہوئے دہشت زدہ کیا ہوگا، یہ تبصرے ہوتے، یہ باتیں چلتی ہیں، بالکل فضول بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک پارٹی جاتی ہے، ایک پارٹی آتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جو پارٹی گئی اسے جانا چاہیے تھا، ماشاءاللہ اسے جانا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی مجرم پارٹی ہوتی جس نے 60 سال میں ہم کو شروع سے بدتر کیا، اور جو پارٹی آئی ہے اسے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگر وہ عدم انصاف کے خلاف اقدامات کرتی ہے تو اسے وہ چلے گا، اسے ڈرنے سے ہمنے کا کوئی معنی نہیں۔ ٹی شرٹ پہنا تھا تو میرے کو بتائیے۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج شب برات ہے۔ شب برات کے موقع پر ہونے والی عبادت کے پیش نظر کولکتہ شہر کے قبرستانوں میں صاف صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی حکومت نے مختلف علاقوں سے خصوصی بسوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ مساجد میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے کھانے کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ علماء نے آج کی رات مسلمانوں کو عبادت میں وقت گزارنے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنے کی اپیل کی ہے۔ شب برات کی مناسبت سے ادھر جے پور میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج رات بھر جاگ کر مسلمان خصوصی عبادات اور نوافل کا اہتمام کریں گے۔ شہر کی تمام مساجد میں آج کی رات کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں سے آج خصوصی اپیل کی گئی ہے کہ نعرے بازی، جلوس اور ہوٹلوں پر وقت گزاری سے پرہیز کریں۔ بھوپال اوقاف عامہ نے پورے صوبے میں اپنے کرایہ داروں سے وقف ایکٹ کے تحت کرایہ بڑھانے کی مہم شروع کی ہے، جس کے چلتے بھوپال کے ماڈل اسکول گراؤنڈ کے عوام نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اوقاف عامہ منمانے طریقے سے کرائے میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو زمین ہے وہ وقف کی ہے جبکہ مکان ان کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کرایہ دینے کو تیار ہے لیکن کرایہ واجبی ہونا چاہیے۔ ماڈل اسکول کی جو سمیتی تھی وہ لوگ آ کے ہم سے ملے تھے، ٹائم لیا تھا، ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہم نے ان سے بول دیا کہ ہم جو غریب آدمی ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ جو لوگ وہاں کرائے کی دکانیں چلا رہے ہیں اور سبلیٹ کر رکھی ہیں 10-10, 20-20 ہزار روپے کرایہ لے رہے ہیں، ان کو اسی حساب سے کرایہ طے کریں گے۔ اور انہوں نے جو ہم نے جاپن دیا انہوں نے جاپن ہمارا رب تو نہیں ہے لیکن 3 دن بعد انہوں نے دباد دینے کا بولا تھا، لیکن ہم کو سنتوش دباد نہیں دیا۔ وہ دباد مطلب ہمیں گما کرا کے بولے ہمارا ایک ہی نام ہے کہ سن 98 کے اندر متولی کمیٹی اور اوقاف کرایہ صلاح سمیتی کے بیچ میں وہ سمجھوتا ہوا تھا، اس سمجھوتے کے تحت ہی ان کرایہ داروں کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے۔ 60 سال پہلے حیدرآباد میں کمرشل طور پر حلیم کو متعارف کرایا گیا تھا۔ تجارتی طور پر حلیم کو متعارف کرانے میں سروی حلیم کا اہم رول مانا جاتا ہے۔ سروی کے بانی آغا حسین زید کے فرزندان آج بھی رمضان کے موقع پر حیدرآبادیوں کو حلیم کا روایتی ذائقہ فراہم کرنے میں لگے ہیں۔ مہاراشٹر کے تاریخی شہر بالاپور کے بنکر حکومت کی عدم توجہی کے سبب خستہ حالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس تاریخی شہر میں 2 سال پہلے تک تقریباً 1000 پاور لوم چلتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد سمٹ کر محض 5 رہ گئی ہے۔ پیش ہے بالاپور پر ETV کی یہ خصوصی رپورٹ۔
बालापुर का शुमार रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहरों में होता है। तारीख के औराक में इस शहर के बुनकरों का शुमार हिंदुस्तान के मालदार तबके में किया गया है। बालापुर में कपड़े बुनने का फन पहली बार कब आया ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन तारीख के औराक उलटने से मालूम होता है कि यहाँ पर मुगलिया अहद में कपड़े बुनने का फन अपने उरूज पर था। मुगलिया अहद, उसके बाद अहद बरतानिया और फिर आजादी मुल्क के बाद बालापुर में ये फन बतदरीज फरोग पाता रहा। हिंदुस्तान में राजीव गांधी के बाद पांचबापी के फन का सवाल शुरू हुआ। हुकूमतें आती रही और बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन उन्होंने सनत को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बालापुर में पहले रिवायती अंदाज में हैंडलूम पर कपड़े बुने जाते थे। बाद में यहाँ पर शतरंजी का काम शुरू हुआ और इस फन ने यहाँ पर न सिर्फ फरोग हासिल किया बल्कि यहाँ के शतरंजी बुनकरों का शुमार मुल्क के खुशहाल बुनकरों में किया जाने लगा। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही का नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ शतरंजी का काम बंद हो गया बल्कि ये सनत भी अपने वजूद की आखिरी मंजिल में पहुँच गई। बालापुर में 300 लूम थे साहब, 300 लूम चलते थे। 300 लूम के पीछे में 1000 लोग अपना पेट भरते थे और उनका एक रोजगार चलता था। बालापुर का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर था शतरंजी बनाने में। अभी पूरा योजनाएं नहीं बनाने की वजह से, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं बनाने की वजह से, यहाँ तक कोई स्कीम बनी भी है गवर्नमेंट की मगर बालापुर तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर कोई डेपो बालापुर के अंदर में यार नहीं है, जिससे वजह से यहाँ से कारागिर माल धागा ले और अपना माल बनाकर मंडी में यहाँ बेचे। एक गवर्नमेंट ने एक योजना यहाँ पे स्पेशल बालापुर के लिए योजना तैयार करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों से शुरू किया गया काम है और हम लोग भी इसको चलाए हैं, 40 से 50 साल तक चलाए। मजबूरी है कि अब इसमें कुछ कमाई वगैरह नहीं है और यार ने के रेट इतने बढ़ गए थे इसकी वजह से हमारा पैसे नहीं कम हुआ। अब उसमें लाभ के बहुत नुकसान हुआ। ऐसे नहीं है कि इस सनत को बचाने के लिए यहाँ के बुनकरों ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल न कराई हो। उन्होंने हुकूमत के तमाम तर इदारों पर दस्तक दी, लेकिन उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने मौसी फन को बचाने में नाकाम रहे। अजदाद का वरिसा उनकी अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता रहा और वो हसद भरी नजरों से देखते रहे। आज सूरत हाल ये है कि बालापुर के 98% कारखाने बंद हो गए हैं। अब ये मजदूर बुनकर अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। समस्या साहब हमारी पुरानी जो पुरखों की जो पीढ़ी थी ये बंद हो गई। अब हम रोजी रोजगार के लिए परेशान है सर। 8 साल से हमारे कारोबार एकदम बंद है। अरे हमने पास का पैसा लगा के सब परेशान हो। जितना था हमारा पूरा पैसा पास का लगा दिया, लेकिन हमको कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। अब हमारा रोजी रोजगार ही है, अब हमने क्या करना है इसको। हाँ, हमारी उसकी सेवा बस अब फेरी करके मतलब कारोबार बाल बच्चे पाल रहे हैं। अभी बस फेरी कर रहे हैं और फेरी करके मतलब अपना रोजगार कर रहे हैं, बस बाल बच्चों को पाल रहे हैं। अभी तो परेशान है और कहने मतलब रिकामे घूम रहे हैं। जितने भी कारागिर लोग हैं उनकी कोई काम नहीं है, यहाँ पे रिकामे घूम रहे हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान है। और यहाँ बालापुर के हद तक कि यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है। जो एक कारोबार बचा हुआ था तो ये भी बंद हो गया। बालापुर में वो लोग जो कारखानों के मालिक थे उनकी गुजर बसर तो अब किसी तरह से हो रही है, लेकिन वो लोग जिन्हें ये फन विरासत में मिला था उन्होंने पेट की आग के सामने मजबूर होकर अपनी मजदूरी के अब दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। अगर हुकूमत अब भी इस जाने तो इससे न सिर्फ बालापुर में शतरंजी का फन दोबारा जिंदा हो जाएगा बल्कि इससे बहुत से बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के बेहतर मौके फराहम होंगे। ईटीवी न्यूज, बालापुर, महाराष्ट्र। हुकूमत महाराष्ट्र की काबीना में मराठा रिजर्वेशन की तजवीज पेश की गई है। मराठा रिजर्वेशन का जायजा लेने वाले राणे कमेटी ने 20% मराठा रिजर्वेशन की सिफारिश की है। वजीर बराए अक़लियती उमूर फौजिया खान ने कहा कि हुकूमत तालीम और रोजगार में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए गौर खौस कर रही है। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून सेशन के पेश नजर मराठा रिजर्वेशन की तजवीज को रियासती काबीना में पेश किया गया है, लेकिन अभी तक मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अक़लियती उमूर के वजीर का कहना है कि हुकूमत पसमानदगी की बुनियाद पर मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन फराहम करेगी, जबकि अभी तक हुकूमत ने वादे नहीं किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की शक्ल और सूरत क्या होगी। वादे के इलेक्शन से कबल हुकूमत ने
मराठा कार्ड खेलते हुए मराठा रिजर्वेशन की तजवीज को आगे बढ़ाया है। अलग अलग एंगल से इसकी स्टडी हो रही है और जो है इतना है बस के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की बात सरकार सोच रही है और बगैर जो मुस्लिम ओबीसीज है उनके कोटा को डिस्टर्ब करते हुए किस तरह रिजर्वेशन दिया जा सकता है उसके अलग अलग ऑप्शंस पर स्टडी की जा रही है। वादे है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की पसमानदगी का जायजा लेने वाली महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट ने 8% मुस्लिम रिजर्वेशन की सिफारिश की है, जबकि मुस्लिम तंजीमें मुस्लिम रिजर्वेशन को असेंबली इलेक्शन से कबल मुसलमानों को खुश करने का हथकंडा करार दे रही हैं। कोई भी हालत में 4% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ना उसके बारे में कोई कमेटी बनी है, ना ही उसको चर्चे में लाया गया है, ना उसको बहस में लाया गया है। और ये 4% की जो बात की जा रही है अब ये नामुमकिन है और दे ही नहीं सकते, इसमें इतनी टेक्निकली बातें हैं। अलग अलग स्टडीज हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है और अलग अलग जो कमीशंस के रिपोर्ट्स इस बारे में है, उसकी सबके स्टैटिस्टिक्स लिए गए हैं और उन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो है स्टडी की जा रही है। मुस्लिम रिजर्वेशन की फराहमी की सिफारिश करने वाली महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट को हुकूमत ने अभी तक मंजर-आम पर नहीं लाया और न ही इस पर बहस की गई। अब ये वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर कांग्रेस एनसीपी हुकूमत की नीयत कितनी साफ है। ईटीवी न्यूज मुंबई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तालीमी मैदान में 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें, ये एक ऐसा सवाल है जो हर तालिब इल्म को परेशान करता है। इस मसले के हल के लिए मुख्तलिफ तलबा तंजीमें काम कर रही हैं। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उमरखेड़ यूनिट की जानिब से एक रोजा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करियर एक्सपर्ट के जरिए तलबा की इनफरादी मुलाकात के जरिए तालीमी रहनुमाई की गई, साथ ही चार्ट्स की मदद से मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में इन्हें मालूमात दी गई। मौजूदा दौर के तालीमी निज़ाम में काफी वसअत इख्तियार कर ली है। तलबा के लिए रोजगार के अलग अलग मौके फराहम करने के लिए तालीमी इदारों की जानिब से दर्जनों नए नए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन कोर्सेज के बारे में मालूमात की कमी के सबब बेशतर तलबा इनसे इस्तेफादा नहीं कर पाते और रिवायती तालीम के दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। तलबा के इस मसले के हल के लिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से महाराष्ट्र के शहर उमरखेड़ में एक रोजा तालीमी रहनुमाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें हमारे लेने का मकसद ये है कि जैसे लोग जो है तो स्टूडेंट्स तलबा 10वीं के और 12वीं के बाद ये सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि वो किस फील्ड में जाए, क्या उनका करियर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पर्सनल काउंसलिंग और करियर गाइडेंस रखा है, जिसमें अपने पेरेंट्स के साथ पर्सनल काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के दौरान जहां एक तरफ चार्ट्स के जरिए रहनुमाई की गई, वहीं दूसरी तरफ करियर एक्सपर्ट ने तलबा से इंफरादी तौर पर मुलाकात की और उन्हें उनकी दिलचस्पी के मुताबिक कौन से कोर्सेज में दाखिला लेना चाहिए, इस बारे में तफसीली रहनुमाई की। हमारी 12वीं हो गई है, इसके बाद हम आगे क्या सकते हैं, इस फील्ड उसके बारे में मालूम हासिल की है। तो मैंने इससे जो देखा है तो अपने आगे फील्ड मेडिकल में MBBS करने के लिए चुना है। 12वीं पास होने वाले तलबा आमतौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग को ही सबसे अहम कोर्स समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी दर्जनों ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी आज काफी अहमियत बन गई है और उन कोर्सेज के जरिए तलबा को अच्छे से अच्छा रोजगार हासिल हो सकता है। SIU की यही कोशिश है कि इस तरह की तालीमी रहनुमाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं ताकि तलबा नए नए रोजगार के मौके तलाश कर सके। ETV न्यूज उमरखेड़, महाराष्ट्र। बिहार के अक़लियती तलबा को तकनीकी तालीम से जोड़ने के लिए महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहल की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर शाहिद अली खान का कहना है कि 2 अजला में पॉलिटेक्निक इदारे खोले जाएंगे। इसके साथ ही अक़लियती तलबा को तकनीकी तालीम के ताल्लुक से बेदार भी किया जाएगा। बिहार में तकनीकी तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा की तादाद नाम के बराबर है। जो तकनीकी तालीम हासिल भी करते हैं वो सूबे से बाहर अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर शाहिद अली के मुताबिक बिहार के 2 जिले सीतामढ़ी और किशनगंज में गरीब बच्चों के लिए जल्द तकनीकी इदारा कायम किया जाएगा। शाहिद के मुताबिक पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं और काम जल्द शुरू होगा। किशनगंज और सीतामढ़ी इन 2 जगहों पर पॉलिटेक्निक खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है MSTP योजना के तहत और जमीन भी अलॉट हो गया है,
भवन का निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए ये खुल रहा है। आज का जमाना तकनीकी तालीम का है, लेकिन अक़लियती आबादी जहां तालीम में काफी पीछे है, वहीं तकनीकी तालीम में उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर के मुताबिक MSDP की रकम से तकनीकी इदारे कायम किए जाएंगे और वहां मुस्लिम तलबा को 70% दाखिले का इंतजाम किया जाएगा। उसमें रिजर्व करना चाहिए कि हमारा 70% कोटा माइनॉरिटी का होना चाहिए। मैं 300 लड़का का दाखला एक बार में होगा, 6-5-30 300 लड़कों का दाखला होगा। 300 में 210 लड़कों का माइनॉरिटी के लड़का का होना चाहिए। ये उसमें शरायत लगना चाहिए। महकमे के वजीर ने सूबे में अक़लियतों का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया है। उनके मुताबिक आबादी के एतबार से तकनीकी इदारे कायम करने की जरूरत है। फिलहाल अक़लियतों के पास नाम के बराबर तकनीकी इदारे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का या माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला नहीं है। बिहार में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ खुले हैं उसमें माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं है। कह सकते हैं कि महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी संजीदा कोशिश करे तो सूबे के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में तकनीकी इदारे कायम कर अक़लियतों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। हालांकि शाहिद को पसंद का महकमा नहीं मिलने पर अफसोस है, लेकिन वो यहाँ भी अक़लियतों के फलाह के सिलसिले में कुछ वाज़ेह काम करने का इरादा रखते हैं। ETV न्यूज पटना। खास बात में बस इतना ही। आदाब।